विशाल ने दादाजी को देखकर बोला। उसी शाम जब मैं और अमन साथ थे तब अमन के फोन में एक पिक्चर मैसेज आया था। उस फोटो को देखते ही अमन के होश उड़ गए थे और फिर अमन ने वो फोटो मुझे दिखाई। विशाल रुककर अमन की तरफ देखने लगा। दादाजी ने गुस्से भरी आवाज में आगे पूछा, किसकी फोटो थी वो? विशाल दहशत भरी नजरों से दादाजी को देखता है और फिर कांपती हुई आवाज में कहता है, किसी अननोन नंबर से आई थी। उस फोटो में वेरोनिका पंखे से लटकी हुई थी। दादाजी पूरी तरह से सदमे में देखते हैं। अमन रो रहा होता है और विशाल बहुत परेशान दिख रहा होता है। ये तूने क्या किया अमन? अब वेरोनिका की आत्मा तुम दोनों को नहीं छोड़ेगी। दादाजी के ऐसा कहने के बाद कमरे में अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। माहौल ने ऐसी करवट ले ली जैसे वहां पर किसी की मौत हुई हो। अमन के दादाजी की बात सुनकर विशाल बहुत डर जाता है और डर के मारे उसके पसीने छूटने लगते हैं। विशाल की ऐसी हालत देखकर दादाजी विशाल को समझाते हुए कहते हैं, देखो विशाल, तुम डरो मत। बस कुछ ऐसा काम मत करना जिससे वेरोनिका की आत्मा को गुस्सा आ जाए। वहीं रात 11:30 बजे होटल राजमहल में पसरे उस अजीब से सन्नाटे के बीच अपने रिसेप्शन डेस्क पर बैठा विशाल वेरोनिका के आने का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही घड़ी की सुई ने 12:30 बजने की तरफ इशारा किया, ठीक उसी समय विशाल को किसी के आने की आहट सुनाई दी। वो आहट होटल में पसरे सन्नाटे के साथ लाती है एक अलग सी ठंडक जो विशाल के शरीर को सिहरन दे जाती है। ये आहट वेरोनिका के आने की है। विशाल के सामने से वेरोनिका सही सलामत एकदम तैयार अपना बैग लेकर आती है। वही खूबसूरती, शॉर्ट स्कर्ट, हाई नेक टॉप, काले लंबे बाल खुले हुए, उसकी गोरी लंबी टांगे। वेरोनिका को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसके साथ कभी कुछ हुआ ही ना हो। विशाल वेरोनिका को देखकर डर के मारे कांपने लगता है। वेरोनिका जैसे ही विशाल के पास पहुंची, अचानक से वेरोनिका का चेहरा किसी खूंखार शक्ल में बदल गया, जिसे देखकर विशाल की आंखें हैरत से बड़ी हो जाती है। इस वक्त डर से विशाल का खून सूख जाता है और उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। देखते ही देखते वेरोनिका फिर से अचानक पहले की तरह खूबसूरत हो गई और विशाल को देखकर मुस्कुराई और वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई। विशाल वेरोनिका के जाते ही उसके पीछे जाने के लिए जैसे ही अपने डेस्क से उठता है, तभी कोई आदमी पीछे से हवा के झोंके की तरह विशाल के शरीर के आर पार निकल जाता है। उस इंसान के इस तरह से खुद को पार करके जाने से विशाल शॉक्ड हो जाता है। विशाल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो इंसान पीछे से दिखने में थोड़ा उम्र दराज लग रहा होता है। ब्लैक लेदर जैकेट और बूट्स और साथ ही हाथ में एक चमचमाती ब्रेसलेट। विशाल ने देखा कि उस इंसान ने भी 5th फ्लोर जाने के लिए लिफ्ट का बटन दबाया और देखते ही देखते विशाल की आंखों के सामने से ओझल हो गया। विशाल को वो इंसान कुछ सही नहीं लगता और विशाल उसके पीछे पीछे चला जाता है 5th फ्लोर की तरफ। उस इंसान का पीछा करते हुए विशाल ने देखा कि यह इंसान भी उसी कमरे में जा रहा है जहां वेरोनिका पहले से ही मौजूद है। विशाल ये देखकर कंफ्यूज हो जाता है और खुद में बड़बड़ाते हुए बोलता है, आखिर ये खतरनाक सा दिखने वाला इंसान है कौन और ये वेरोनिका के कमरे में क्यों जा रहा है? 5th फ्लोर, रूम नंबर 505। वहां पहुंचते ही विशाल दरवाजा नॉक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है कि तभी कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। विशाल कमरे में दाखिल होता है तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। विशाल के सामने वेरोनिका के साथ एक आदमी जबरदस्ती कर रहा होता है। वेरोनिका के कपड़े फाड़ रहा होता है और धीरे धीरे वेरोनिका का जिस्म नजर आने लगता है। वेरोनिका खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पैर मार रही होती है और तभी वो आदमी गुस्से में
वेरोनिका के चेहरे पर 2 जोरदार तमाचे जड़ देता है। वेरोनिका दर्द में चिल्लाने और रोने लगती है। हेल्प मी, कोई मेरी मदद करो प्लीज, छोड़ो मुझे तुम। लेकिन वो आदमी वेरोनिका को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? वेरोनिका रोते हुए बोलती है। तुझे जाने दे दूं? ऐसे कैसे मेरी जान? बिना मजा किए मैं तो तुझे यहां से खिसकने भी नहीं दूंगा। अच्छे खासे पैसे दिए हैं मैंने तेरे लिए। उस आदमी ने बहुत ही घटिया हंसी हंसते हुए कहा और फिर अपने घिनौने हाथ वेरोनिका के जिस्म पर फेरने लगा। पहले वेरोनिका के टॉप को लगभग फाड़ते हुए वो आदमी अपनी ललचाई नजरों से उसके जिस्म को देखने लगता है। वेरोनिका के गोरे लंबे पैर अब पूरी तरह से नजर आ रहे हैं, जिस पर वो इंसान अपने हाथ फेरते हुए वेरोनिका के मुंह तक ले जाता है और उसका मुंह बंद कर लेता है। वेरोनिका के जिस्म पर मौजूद बचे हुए कपड़े भी उसने उतार फेंक दिए और किसी जंगली जानवर की तरह उसके शरीर को नोचने लगा और उसके जिस्म पर अपने दांत से काटने लगा। वहीं वेरोनिका लाख कोशिशों के बाद भी उस इंसानी दरिंदे की हवस के आगे सिर्फ एक बेबस लड़की बनकर रह जाती है और अपने दोनों हाथों से अपनी इज्जत को बचाने का जतन करने लगती है। वहीं विशाल ये सब देख ही रहा होता है कि तभी उसके दाहिने कान में एक आत्मा धीरे से बोलती है, देख क्या रहे हो? अब तो उसे बचा लो। तभी विशाल को अपने बाएं कान में भी वो दूसरी आत्मा फुसफुसाती है, उसकी फिक्र तुम मत करो, तुम बस अपनी जान बचाओ। इतनी देर में विशाल के कानों में अब वेरोनिका की तेज दर्द भरी चीखें गूंजने लगती हैं। वेरोनिका को इतने दर्द में देखकर विशाल खुद को बेहद बेबस महसूस करता है, क्योंकि उसके सामने वो आदमी इंसान और जानवर के बीच का फर्क बिल्कुल भूल चुका है। वो आदमी वहशी दरिंदे की तरह वेरोनिका पर टूट पड़ा है और वेरोनिका की करहाती आवाजें विशाल के अंतर मन को झंझोड़ रही होती है। विशाल वहीं पास रखी एक चेयर उठाता है और उस आदमी पर वार करता है, लेकिन वो चेयर उस आदमी के आर पार हो जाती है और उस आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। विशाल एक बार फिर से उस पर वार करता है, लेकिन इस बार भी वो चेयर उस आदमी के आर पार हो जाती है। ये देखकर विशाल की हवाइयां उड़ जाती हैं, उसके पसीने छूटने लगते हैं और उसके हाथ से वो चेयर अपने हाथ छूटकर गिर जाती है। लेकिन फिर भी विशाल वेरोनिका की मदद करना चाहता है और वो अपने हाथों से ही उस आदमी को पकड़कर वेरोनिका से दूर करना चाहता है। लेकिन जैसे ही विशाल उस आदमी के कंधे पर अपना हाथ रखता है, विशाल का हाथ उस आदमी को पकड़ ही नहीं पाता। विशाल कई बार अपने हाथ से उस आदमी को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार विशाल नाकाम हो जाता है, जैसे वो बस धुएं को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। वो आदमी वेरोनिका के जिस्म को बिल्कुल भूखे भेड़िए की तरह नोचने में लगा हुआ है और फिर जब वेरोनिका बेजान हो जाती है तो वो इंसान उसके ऊपर से हटने लगता है कि तभी मौका पाकर वेरोनिका साइड टेबल पर रखे फ्रूट बास्केट से चाकू उठाती है और उस आदमी पर हमला कर देती है, जिससे उस आदमी के हाथ पर हल्की सी खरोच आ जाती है। लेकिन इस खरोच से उस आदमी का खून खौल उठता है और वो उसी चाकू से वेरोनिका की गर्दन पर तेजी से वार कर देता है। वेरोनिका की गर्दन से खून की धार बहने लगती है। वेरोनिका बुरी तरह से तड़पने लगती है और वो सफेद बेडशीट खून से पूरी लाल हो जाती है। यह देखकर विशाल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके मुंह से चीख निकलने ही वाली होती है कि तभी वो अपने दोनों हाथ से अपना मुंह बंद कर लेता है। वो आदमी बेड से उठता है और अपने कपड़े पहनकर तड़पती हुई वेरोनिका के पास जाता है और उसकी गर्दन को पकड़कर एक झटके में अपनी मजबूत हाथों से सूखे टहनी की तरह मरोड़ देता है। गर्दन पर दबाव पड़ते ही वेरोनिका की चीख उस पूरे कमरे में गूंज उठती है और अगले ही पल वेरोनिका की गर्दन उसके धड़ से झूलती हुई नजर आती है। वहीं वो वहशी अब वेरोनिका के शरीर के एक एक हिस्से को किसी गीली लकड़ी की तरह मरोड़ मरोड़ कर तोड़ने लगता है। पहले वेरोनिका का सर, फिर दोनों हाथ,
फिर टांगे। ये हैवानियत देखकर विशाल का दिमाग सुन्न पड़ जाता है, उसका दम घुटने लगता है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। वेरोनिका का कमरा देखते ही देखते किसी कसाई खाने में तब्दील हो गया होता है और वो आदमी वेरोनिका के ढीले पड़ चुके शरीर के उन टुकड़ों को एक सूटकेस में दरिंदगी के साथ ठूसने लगता है। अपने काम को अंजाम देने के बाद वो आदमी घसीटते हुए सूटकेस को लिफ्ट की तरफ लेकर जाने लगता है। सूटकेस से लगातार खून की बूंदें टपक रही हैं और उस आदमी के खून में सने जूतों के निशान बनते जा रहे हैं। फिर विशाल उस आदमी को लिफ्ट के अंदर जाता देखता है। वहीं विशाल भी घबराया हुआ सीढ़ियों से तेजी से नीचे आता है और वो उस आदमी को लिफ्ट से सूटकेस को बाहर घसीटता हुआ पाता है। फिर वो आदमी होटल से बाहर जाने लगता है। विशाल की नजर खून से बने घसीटने के निशानों से हटती ही नहीं है। वो काफी डरा हुआ है और जैसे ही वो आदमी होटल के दरवाजे से बाहर जाने ही वाला होता है, विशाल फौरन दरवाजे की तरफ भागता है और उस आदमी को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो दरवाजा विशाल के मुंह पर अपने आप ही बंद हो जाता है और विशाल कुछ नहीं कर सकता। वो बस उस दरवाजे पर अपना हाथ मार कर रह जाता है। कुछ देर तक विशाल गुस्से में दरवाजे को लगातार पीटता चला जाता है और फिर थक हार कर घुटनों के बल जमीन पर बैठकर गिड़गिड़ाने लगता है। विशाल खुद को बहुत ही असहाय महसूस करता है क्योंकि वो चाहकर भी वेरोनिका की मदद नहीं कर पाया। अभी सुबह के 2:30 बज रहे होते हैं। पूरे होटल में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है, जैसे कोई तूफान अभी अभी होकर गुजरा हो। अभी विशाल के दाएं कान में आत्मा फुसफुसाते हुए कहती है, अब तेरा क्या होगा विशाल? तभी विशाल के बाएं कान से फुसफुसाती हुई आवाज कहती है, उसके बाद मत सुन विशाल, जाओ तुम वेरोनिका के कमरे में जाकर देखो, शायद तुम वेरोनिका की मदद कर पाओ। उस दूसरी आत्मा की बात सुनकर विशाल की आंखें चमक उठती हैं और वो फिर से वेरोनिका के कमरे की तरफ जाने के लिए उठ खड़ा होता है। वेरोनिका के कमरे में पहुंचते ही विशाल ने देखा कि वहां वेरोनिका मौजूद है, जिसे देखकर विशाल चौंक जाता है क्योंकि विशाल ने अभी कुछ ही देर पहले ही तो वेरोनिका को मरते हुए देखा था। विशाल को वहां देख वेरोनिका जोर जोर से खौफनाक हंसी हंसने लगती है और बोलती है, मुझे पता था तुम यहां जरूर आओगे विशाल। इतना बोलते ही अचानक वेरोनिका का खूबसूरत चेहरा एक डरावनी शक्ल में तब्दील हो जाता है। चारों तरफ लाल रोशनी हो जाती है और ठंडक घुली एक अजीब सी गंध माहौल में फैल जाती है। वो लड़की जो अभी कुछ देर पहले किसी अप्सरा की तरह लग रही थी और अब उसका बदला हुआ रूप किसी को भी डरा देने के लिए काफी है। एक अजीब सी सिकुड़ी चमड़ी लिए, आंखों की जगह सिर्फ गड्ढे और होठों से मानो खून निकलकर सूख चुका हो। गले पर चाकू के जख्म का गहरा निशान, उसके काले लंबे बाल उसके पूरे चेहरे को घेरे हुए हैं, जिससे उसका चेहरा विशाल को पूरा नहीं दिखता। तभी हवा का एक झोंका आता है और वेरोनिका के चेहरे से उसके बाल हटते हैं। वेरोनिका के बाल हटते ही विशाल पूरी तरह से डर जाता है। वेरोनिका का पूरा चेहरा खून से सना होता है, जिस पर जगह जगह कटे हुए निशान दिख रहे होते हैं। वो कट के निशान इतने खौफनाक दिख रहे होते हैं कि उनको देखकर अच्छे अच्छों के भी पसीने छूट जाए। और तभी वेरोनिका ने विशाल से कहा, मेरी मौत के लिए जितना वो आदमी जिम्मेदार है ना, उतना ही तुम और अमन भी जिम्मेदार हो। ये सुनकर विशाल का चेहरा दहशत से सफेद पड़ जाता है। अगर उसे काटा जाए तो खून की एक बूंद तक उसके शरीर से नहीं गिरेगी। लेकिन विशाल हिम्मत करके डरते डरते वेरोनिका से बोलता है, मैंने कुछ भी नहीं किया है वेरोनिका, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर तो मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता कि तुम किसकी बात कर रही हो।
यहाँ से निकलने के लिए तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूंगा। वेरोनिका इतना सुनते ही जोर से हंसती है। उसकी हंसी से पूरा होटल गूंज उठता है। ऐसा लगता है जैसे वो होटल भी वेरोनिका के साथ विशाल की बेबसी पर हंस रहा। फिर वेरोनिका बोलती है, तुम्हें मैं जो बोलूं वो तो करना ही पड़ेगा, या तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मैं तुम्हें 2 दिन का समय देती हूँ। तुम इन 2 दिनों में मेरे कातिलों का पता लगाओ और उन कातिलों को यहाँ मेरे सामने होटल ताजमहल में लेकर आओ। अगर ये करने में तुम नाकामयाब रहे तो समझो वो तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होगी। इतना बोलते ही वेरोनिका अचानक से धुएं की तरह वहां से गायब हो जाती है और उसके गायब होते ही वहां कमरे की दीवार पर खून से अपने आप नाम उभर आता है, डेविड जैक्सन और रंजीत भोसले। एक तो वेरोनिका के खूंखार चेहरे को देखकर विशाल की हालत ऐसे ही खराब होती है और ऊपर से वेरोनिका की बातें सुनकर विशाल की सांसें भी जैसे अटक सी गई हैं। तभी विशाल को अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और उसने घबराते हुए पीछे पलटकर देखा तो वहां मल्लिका खड़ी होती है। मल्लिका हर बार की तरह अब भी बेहद आकर्षक लग रही होती है और उसने रेड कलर की ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहनी होती है। मल्लिका विशाल के बेहद करीब आती है और आकर विशाल के गालों पर किस करती है। ये देखकर विशाल 2 कदम पीछे हट जाता है और बोलता है, आप ये क्या कर रही हैं? मल्लिका धीरे से कहती है, क्या करूं विशाल, तुम्हें देखते ही मेरा रोमांस बाहर निकल आता है। तुम इतने अच्छे हो विशाल, लेकिन ये वेरोनिका ये बहुत खतरनाक है। विशाल मल्लिका से पूछता है, क्या आप जानती हैं कि इस दीवार पर जो 2 नाम लिखे हैं वो कौन है? मल्लिका हंसती हुई कहती है, विशाल, इनके बारे में पता लगाना तो तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। लेकिन अगर तुम ये काम करने में नाकाम रहे तो वेरोनिका तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी और मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। ये सुनकर विशाल के होश उड़ जाते हैं। अगले ही पल मल्लिका धुएं की तरह वहां से गायब हो जाती है। तभी घड़ी की टन की आवाज से चारों तरफ का माहौल बदलने लगता है। रात के 3:30 बज चुके होते हैं। हर तरफ आग की लपटें बढ़ने लगती हैं। लोगों की चीखें विशाल को एक बार फिर झंझोड़ने लगती है। विशाल तेजी से चलकर होटल से बाहर जाता है और उसके पीछे होटल धू धू कर जलने लगता है। विशाल जैसे ही अपने कमरे पर पहुंचता है, अंदर प्रिया उसके बेड पर सो रही होती है। प्रिया की मासूमियत देखकर विशाल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। विशाल अपने कपड़े उतारकर प्रिया के बगल में लेट जाता है, उसके माथे को चूमता है। प्रिया की नींद टूटती है और वो विशाल को अपनी बाहों में जकड़ लेती है। तभी मुरली कहता है, चल भाई बंसी, इन दोनों का फिर से शुरू हो गया। दोनों आत्माएं वहां से चली जाती हैं। विशाल प्रिया की गर्दन को चूमने लगता है और धीरे धीरे नीचे बढ़ता जाता है, उसकी नाभि से होते हुए उसकी कमर तक। इस वक्त प्रिया की सांसें तेज होती जाती हैं और उसे एक अजब भावना का अनुभव होने लगता है। बहुत देर तक विशाल और प्रिया प्रेम के इस बंधन में कैद रहते हैं। दोनों लिपट कर सो जाते हैं। कुछ घंटे बीतने के बाद सूरज सर पर चढ़ाया होता है। तभी बंसी विशाल के कान में फुसफुसाता है, अब उठ भी जाओ इंसानों के कामदेव। विशाल सिर्फ करवट बदलकर वापस सो जाता है। तभी बंसी उसके दूसरे कान में फुसफुसाता है, अबे भूल क्या रंजीत भोसले को और उस डेविड को। तभी अचानक से विशाल उठकर बैठ जाता है, जिससे प्रिया की नींद भी खुल जाती है। प्रिया ये बोलकर कि पापा मम्मा बाहर गए हैं, आज पूरा दिन हम साथ रह सकते हैं, विशाल को वापस सोने के लिए खींचती है।
लेकिन विशाल बोलता है कि उसे जाना होगा, जिस पर प्रिया भड़क जाती है और गुस्से में बोलती है, रात रात भर घर से गायब रहते हो और दिन में पता नहीं रोज कहीं जाते हो। सच बताओ, तुम्हारा मुझसे मन भर चुका है ना? विशाल बोलता है, कुछ भी मत बोलो प्रिया, मैं जो भी कर रहा हूं सिर्फ हमारे लिए ही कर रहा हूं। ये सुनकर प्रिया गुस्से से बोलती है, मुझे तो लगने लगा है कि तुमको किसी और लड़की के साथ प्यार हो गया है। घर पर मैं और बाहर वो कलमुही। प्रिया की बात सुनकर विशाल के पास खड़ी आत्माएं में से विशाल के दाएं कान में बंसी फुसफुसाता है, छोड़ दे इस चुड़ैल को। और तभी बाएं कान में मुरली फुसफुसाता है, इस बंसी की बात मत सुन, क्योंकि हर लड़की शक करती है। विशाल अपने दाएं बाएं देखकर बोलता है, तुम लोग कभी चुप भी रहा करो और अभी मेरे कमरे से बाहर जाओ। जिसे देखकर प्रिया बहुत चक्की रह जाती है। उसकी आंखों में डर साफ तैरने लगता है। वो विशाल के अगल बगल देखकर घबराई आवाज में उससे पूछती है, विशाल किससे बात कर रहे हो तुम? विशाल बोलता है, अरे यार ये दो आत्माएं हैं ना, बंसी और मुरली, हमेशा परेशान करते रहते हैं मुझे। तुम छोड़ो इनको। ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये सुनकर प्रिया के हाथ पैर फूलने लगते हैं और वो विशाल के इर्द गिर्द देखती है, लेकिन उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी प्रिया के कदम अपने आप पीछे हटने लगते हैं। वो घबराई आवाज में पूछती है, जब आज सुबह हम दोनों ने वो किया तब भी ये आत्माएं मौजूद थी? विशाल ने कहा, नहीं, मैंने इन्हें कमरे से बाहर जाने को बोल दिया था। प्रिया ने कांपती आवाज में आगे पूछा, इस वक्त क्या दोनों यहीं मौजूद हैं? विशाल ने हाँ में सर हिलाया। यह सुनते ही प्रिया के तो रोंगटे खड़े हो गए। विशाल ने प्रिया को समझाया, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है प्रिया। लेकिन प्रिया वहां से पहली फुर्सत में भाग बैठी और जाते जाते विशाल को हिदायत दे गई, उस होटल को छोड़ दो विशाल, नहीं तो तुम बहुत जल्दी पागल हो जाओगे। वहीं विशाल बस प्रिया को बुलाता ही रह गया। विशाल ने गुस्से में आईने में दिख रही बंसी और मुरली की आत्मा को डांटते हुए कहा, तुम लोग भी ना हद करते हो। तब मुरली की आत्मा बोलती है, टाइम खोटी मत करो, चलो हमें रंजीत भोसले को ढूंढना है। तभी विशाल को अमन का कॉल आता है। अमन विशाल से पूछता है, विशाल कुछ मालूम पड़ा कल रात को वेरोनिका के बारे में? विशाल ने फोन पर कहा, हाँ, 2 आदमियों के नाम पता चले हैं जिनका वेरोनिका से कुछ तो नाता था। मैं मिलकर सब बताता हूं। गन्ने के जूस निकालने की मशीन के पास विशाल और अमन खड़े हैं। विशाल बोलता है, मेरी हालत भी इस गन्ने जैसी हो गई है। एक तरफ से मल्लिका मुझे निचोड़ रही है, दूसरी तरफ से वेरोनिका और तीसरी तरफ से प्रिया। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैं उस मनहूस होटल राजमहल में पहुंच गया। तभी दोनों गन्ने के जूस का एक एक गिलास लेकर वहीं बगल में रखी लकड़ी की बेंच पर बैठ गए। तभी अमन ने पूछा, क्या नाम बताया था तूने उन दोनों आदमियों का? विशाल जूस का एक घूंट पीने के बाद बोलता है, रंजीत भोसले और डेविड जैक्सन। अमन ने जूस का गिलास बेंच पर रखते हुए बोला, ये दोनों ही नाम सुने से लगते हैं। विशाल ने खुन्नस में कहा, हाँ, मैंने अभी अभी बताए हैं। अमन थोड़ा खिसियाकर बोलता है, तू मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? विशाल ने ताना देते हुए कहा, हाँ सही बात है, वेरोनिका का एमएमएस बनाने का आइडिया मेरा जो था। तभी अमन का मुंह लटक जाता है। गलती हो गई है मुझसे। अब मैं टाइम में पीछे जाकर उसे ठीक तो नहीं कर सकता ना, लेकिन तेरी मदद जरूर कर सकता हूं। विशाल ने पूछा, लेकिन कैसे? तभी अमन ने बोला, मैं अभी इंटरनेट पर इन दोनों नामों को तलाशता हूं, शायद हमें कोई रास्ता दिख जाए। विशाल ने कुछ भी नहीं बोला और जूस को गटकता चला गया। तभी अमन ने अपना फोन विशाल को दिखाकर बोला, देख, इंटरनेट पर रंजीत भोसले नाम की ये तस्वीरें मिली हैं, क्या तू पहचान पाएगा?
विशाल ने फोन लेते हुए बोला, अपनी आंखों के सामने मैंने रंजीत भोसले को वेरोनिका का कत्ल करते देखा है। उसके तो मैं बाप को भी पहचान जाऊंगा। विशाल ने गौर से उन तस्वीरों को अमन के फोन पर देखा और उसकी नजर जाकर रुकी उसी रंजीत भोसले की तस्वीर पर, जिसने बेदर्दी से वेरोनिका को जान से मारा था। अचानक से विशाल को अपने आसपास ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसके रोंगटे खड़े हो गए। विशाल ने तस्वीर दिखाते हुए बोला, ये रहा रंजीत भोसले। अमन ने अपना फोन विशाल के हाथों से लेकर देखा और उसके बाद उसने बाकी जानकारी पढ़ते हुए विशाल से कहा, अबे ये तो बहुत बड़ा आदमी है यार। ये राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली का बहुत बड़ा बिल्डर है। इसका तो हम एक बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। विशाल ने कहा, अगर अपनी जान बचानी है तो इसकी जान गंवानी होगी। एक बाल ही क्या, इसका तो सब कुछ उखाड़ना पड़ेगा। सूरज हल्की हल्की लालिमा लिए ढलने की कगार पर खड़ा है जब विशाल और अमन एक कांचनुमा ऊंची सी बिल्डिंग के सामने आकर रुके। बिल्डिंग के ऊपर बहुत बड़े अक्षरों में लिखा है, भोसले बिल्डर्स। विशाल और अमन सीधा ऑफिस के रिसेप्शन पर पहुंचे, जहां पर एक खूबसूरत लड़की एक कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे कुछ काम में बिजी है। तभी विशाल ने बोला, एक्सक्यूज मी। उस लड़की ने विशाल और अमन को देखा। अमन ने धीरे से विशाल से कहा, इतनी हॉट रिसेप्शनिस्ट। विशाल ने कोहनी मारते हुए अमन से धीरे से कहा, तेरी इन्हीं करतूतों की वजह से हमें यहां आना पड़ा है। तभी उस लड़की ने पूछा, हाउ कैन आई हेल्प यू? विशाल ने गहरी आवाज में कहा, हमें रंजीत भोसले से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट लड़की ने विशाल और अमन को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर हैरानी से पूछा, क्या आप लोगों के पास सर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट है? अमन ने फ्लर्ट करते हुए बोला, नहीं है, लेकिन आप बोलेंगी तो हम यहीं रुककर आपको देखते जरूर रहेंगे। ये सुनकर उस लड़की को बहुत अजीब लगा। विशाल ने घूर कर अमन को देखा। अमन ने अपनी बात को ठीक करते हुए कहा, मेरा मतलब है कि हम वेट कर लेंगे। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलते। जाइए, आप लोग पहले अपॉइंटमेंट लेकर आइए। तभी विशाल ने कड़े लहजे में बोला, आप उनको इंटरकॉम से कॉल लगाइए और उनसे बस इतना कह दीजिए कि वेरोनिका ने उन्हें होटल राजमहल में बुलाया है। फिर देखते हैं कि हमें अपॉइंटमेंट की जरूरत है या नहीं। इसी वक्त विशाल के कान में बंसी फुसफुसाया, हाँ विशाल, तुम तो बड़े समझदार हो। तभी दूसरे कान में मुरली ने फुसफुसाया, एकदम गधे हो तुम। अगर वेरोनिका का नाम सुनकर उसने तुम्हारा भी कत्ल कर दिया तो। तभी रिसेप्शनिस्ट ने कॉल लगाई और उसने वही बोला जो विशाल ने उससे बोलने के लिए कहा था। अगले 5 मिनट में अचानक से विशाल की तरफ एक ठंडी हवा का झोंका आया। विशाल के रोंगटे खड़े हो गए और उसने बोला, आ गया रंजीत भोसले। लिफ्ट खुली और वही आदमी 2 बॉडीगार्ड के साथ बाहर निकला जिसे विशाल ने वेरोनिका को मारते हुए देखा था। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत खड़े होकर रंजीत को बताया कि ये दोनों आपसे मिलने आए हैं। रंजीत ने विशाल और अमन की तरफ घूर कर देखते हुए कहा, अंदर आओ तुम दोनों। अंदर जाते ही रंजीत ने पिस्टल निकालकर विशाल और अमन पर तान दी और गुस्से में पूछा, कौन हो तुम दोनों और वेरोनिका को कैसे जानते हो? विशाल ने बिना डरे कहा, दरअसल हमें वेरोनिका ने ही यहां भेजा है। वेरोनिका का नाम सुनते ही रंजीत की आंखें हैरानी में बड़ी होती चली गईं और उसने घबराते हुए बोला, मैं किसी वेरोनिका को नहीं जानता। तभी विशाल बोलता है, ठीक है, अगर आप नहीं जानते तो हम पुलिस के पास चले जाते हैं, शायद आपको वहां याद आ जाए कि वेरोनिका कौन है। तभी रंजीत ने कहा, बिना किसी सबूत के पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पुलिस को अपनी जेब में रखता हूं मैं। न जाने कितनी वेरोनिका जैसी लड़कियों का मैं शिकार कर चुका हूं। है क्या औकात पुलिस की मेरे गिरबान पर हाथ डालने की?
अमन घबरा गया, लेकिन विशाल रंजीत की आंखों में घूरता रहा। हमारी बात मानने में ही तुम्हारी भलाई है, गुस्से में रंजीत ने कहा। अभी तो तू अपनी भलाई की सोच, दोनों को मरवाकर अपने कंस्ट्रक्शन साइट में गड़वा दूंगा, विशाल ने कहा। सोच लो रंजीत, हमारी बात नहीं मानी तो मीडिया के पास तुम्हारी वो क्लिप पहुंच जाएगी। रंजीत अचानक से घबरा गया। क्लिप? कैसी क्लिप? विशाल ने कुछ नहीं बोला। तभी झुंझलाकर रंजीत ने कहा, बोलो कितना पैसा चाहिए तुम्हें? विशाल ने रोबदार आवाज में कहा, हमें पैसा नहीं चाहिए, बस तुम्हें आज रात 11 बजे होटल राजमहल आना होगा। यह सुनकर रंजीत दंग रह जाता है और कहता है, होटल राजमहल? वो तो कब का जलकर खाक हो गया है। बेवकूफ समझते हो मुझे? बोलो किसने भेजा है तुम्हें? डेविड ने भेजा है ना? विशाल ने अमन की तरफ हैरानी में मुड़कर देखा, लेकिन अगले ही पल उसने रंजीत की तरफ देखते हुए कहा, खुद वेरोनिका ने भेजा है हमें। रंजीत गुस्से में पागल सा हो जाता है। वेरोनिका तुम्हें यहां कैसे भेज सकती है? वो तो मर चुकी है। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उस कमरे में आया और एक दर्दनाक चीख रंजीत के ऑफिस में गूंज गई। चीख में इतनी ताकत थी कि विशाल, अमन और खुद रंजीत को अपने कान बंद करने पड़े। खिड़कियों के कांच टूटकर बिखर गए, टेबल पर रखे कागज उड़कर हर तरफ बिखर गए। एक अजीब सी गंध पूरे ऑफिस में फैल गई। कुछ देर में यह चीख बंद हो गई। विशाल ने रंजीत से कहा, आज रात 11 बजे होटल राजमहल। इतना कहकर विशाल और अमन उस केबिन से बाहर चले जाते हैं। रंजीत करीबन कांप रहा हो, तभी उसके कान में एक शैतानी आवाज फुसफुसाती है, वेरोनिका तुम्हारा इंतजार कर रही है। दूसरे कान में शैतानी आवाज आती है, आज रात 11 बजे होटल राजमहल में। रंजीत घूमकर इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। उस रात चंद्रमा बादलों के पीछे छुपा हुआ है। रात के 11 बज चुके हैं और विशाल रिसेप्शन डेस्क पर बैठा रंजीत का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। तभी वेरोनिका पिछले दिनों की तरह वापस से एक बार होटल राजमहल में दाखिल होती है। उसे देखकर विशाल खड़ा हो जाता है। वेरोनिका विशाल की तरफ एक पल देखती है और अपने कमरे की चाबी लेकर लिफ्ट की तरफ चली जाती है। तभी होटल का दरवाजा वापस खुलता है और अंदर आता है रंजीत भोसले। रंजीत नजरें घुमाकर चारों तरफ देखता है और होटल की चकाचौंध और शोहरत को देखकर दंग रह जाता है। तभी वो बड़बड़ाते हुए कहता है, ये होटल तो आज भी वैसा का वैसा ही है। इतना बड़ा बिल्डर होने के बावजूद मुझे पता ही नहीं चला कि इस होटल को दोबारा कब बनाया गया। रंजीत अंदर होटल में पसरे मौन और सन्नाटे को देखकर थोड़ा हैरान भी हो जाता है, लेकिन अपने डर को छिपाते हुए रिसेप्शन डेस्क पर जाता है और विशाल से कहता है, कहो क्यों बुलाया है मुझे यहां? विशाल कहता है, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, तुम्हें यहां वेरोनिका ने बुलाया है। रंजीत चिल्लाते हुए कहता है, वेरोनिका कैसे बुला सकती है? वो तो मर चुकी है। तभी चारों तरफ से आवाज आती है। ये सुनकर रंजीत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो बौखलाते हुए बोलता है, कौन है? कौन है? तभी उसे वेरोनिका की आवाज सुनाई देती है, तेरी मौत। रंजीत सहमे हुए पीछे पलटकर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके सामने वेरोनिका खड़ी है। रंजीत डर के मारे जमीन पर गिर जाता है और पूछता है, तुम यहां कैसे हो सकती हो? तुम तो मर चुकी हो।
वेरोनिका ये सुनते ही गुस्से में पागल हो जाती है और जोर से चिल्लाती है। चिल्लाने की आवाज इतनी तेज होती है जो किसी भी इंसान को बहरा कर दे। विशाल अपने कानों पर हाथ रख लेता है। ये नजारा देखकर रंजीत की धड़कनें तेज हो जाती हैं और अचानक चारों तरफ तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं। सूखे पत्ते इधर उधर उड़ने लगते हैं। छत पर लगे झूमर बुरी तरह से हिलने लगते हैं। लाइट्स जलने बुझने लगती हैं, मानो जैसे वहां भूकंप आ रहा हो। देखते ही देखते वेरोनिका का रूप बदलने लगता है। उसका पूरा शरीर ढीला हो जाता है, जैसे उसकी सारी हड्डियों को तोड़ दिया गया हो। उसके पूरे शरीर पर जख्म नजर आते हैं, जिससे लगातार खून रिसता जा रहा है और उसका खूबसूरत चेहरा जले हुए चेहरे में बदल जाता है। वो सिमटकर उसी सूटकेस में बंद हो जाती है जिसमें उस रात रंजीत ने उसके गर्दन के हर हिस्से को तोड़कर मरोड़कर उस सूटकेस में पैक किया था। ये देखकर विशाल भी बुरी तरह से डर जाता है और रंजीत वहां से भागने की कोशिश करता है। जैसे ही रंजीत दरवाजे के पास पहुंचता है, दरवाजा अचानक धड़ाम से उसके चेहरे पर बंद हो जाता है। वो दरवाजा खोलने के लिए पूरी कोशिश करता हुआ चिल्लाता है, खोलो, कोई तो दरवाजा खोलो, बचाओ, बचाओ मुझे। तभी उसके सामने हवा से बना एक डरावना चेहरा उससे कहता है, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ मौत तेरी रिहाई है। अगले ही पल वो चेहरा हवा में धूल बनकर मिट जाता है। रंजीत भागता हुआ वेरोनिका के कदमों में गिर जाता है। मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। वेरोनिका उससे कहती है, कुछ गलतियों की कोई माफी नहीं होती। तभी वेरोनिका के हाथ में एक हथौड़ा आ जाता है और वो बुरी तरह से रंजीत पर वार करने लगती है। जिस तरह से रंजीत ने वेरोनिका की सारी हड्डियां तोड़ दी थी, बिल्कुल उसी तरह वेरोनिका भी रंजीत की एक एक कर सारी हड्डियां तोड़ दी जाती है और रंजीत दर्द में करहाता करहाता अपना दम तोड़ देता है। फिर वेरोनिका भी रंजीत को एक सूटकेस में पैक कर देती है। उसकी मुंडी को मरोड़कर सूटकेस में बैठा देती है। ऐसा करने के बाद वेरोनिका जोर जोर से रोने लगती है। उसकी रुलाई ऐसी होती है जैसे पूरा होटल राजमहल रो रहा हो। विशाल की आंखें तक वेरोनिका का दर्द महसूस करके छलक जाती है। तभी वेरोनिका विशाल की तरफ मुड़ जाती है। वेरोनिका विशाल से कहती है, गुड जॉब विशाल, लेकिन अभी आधा ही काम हुआ है, आधा काम अभी बाकी है। अगर तुम कल तक डेविड को लेकर यहाँ नहीं आए तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा जो इस रंजीत का हुआ है। विशाल बस डर से कांपता हुआ वेरोनिका को वहां से जाते हुए देखता रह जाता है। तो क्या होगा आगे?